दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो इसी को समझना है। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से तीन भाग में बांट के समझ सकते हैं। पहला है विश्व के जलवायु का वर्गीकरण, और दूसरा है हमारा भारत के जलवायु का वर्गीकरण। भारत के जलवायु का वर्गीकरण और तीसरा है भारत के राज्यों के जलवायु का वर्गीकरण। ये तीन पार्ट में हम बांट के अध्ययन करते हैं। विश्व के जलवायु का वर्गीकरण, भारत के जलवायु का वर्गीकरण और राज्य के जलवायु का वर्गीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ जलवायु कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इससे पीछे का जो इतिहास है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है, सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन। सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन डी कैंडोले ने वनस्पति के आधार पर किया था। वनस्पतियों के आधार पर किया था। के आधार पर वनस्पतियों के आधार पर किए थे। डी कैंडोले महोदय ने वनस्पतियों के आधार पर सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण किए थे। फिर उसके बाद से दूसरा है हमारा कोपेन ने सर्वप्रथम डी कैंडोले के वनस्पति मानचित्र का क्या किया? अध्ययन किया। मानचित्र का अध्ययन किया। तो डी कैंडोले महोदय ने वनस्पति मानचित्र का अध्ययन किया। कोपेन ने सर्वप्रथम डी कैंडोले जो वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, उसी का अध्ययन सर्वप्रथम कोपेन महोदय ने किया। उसके बाद से सन 1918 में कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अपना
अपना जलवायु वर्गीकरण अपना जल वनस्पति के अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो वनस्पति के साथ साथ ये किस पे आधारित था? तापमान पर आधारित था। तो 1918 में कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो वनस्पति के साथ साथ तापमान पर आधारित है। ठीक ना, इन्होंने तापमान एवं वर्षा के आधार पे अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले इन्होंने तापमान पर आधारित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो बहुत सफल नहीं रहा। तो उसके बाद से इन्होंने वर्षा के आधार पे 1936 में ये 1918 में जब इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया था, तो बहुत सफल नहीं होने के बाद ये पुनः 1936 में, चौथा पॉइंट है, 1936 में 1936 में कोपेन ने तापमान एवं वर्षा के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले इन्होंने 1918 में किया था, लेकिन 1936 में कोपेन ने तापमान एवं वर्षा के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण संशोधित 1936 में जलवायु वर्गीकरण का, यहीं पर लिख लेते हैं, वर्गीकरण का संशोधित रूप ये संशोधित रूप था जिसको दोबारा इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आइए अब इसके बाद का इतिहास हम देखते हैं क्या है। कोपेन द्वारा सबसे पहले विश्व के जलवायु को कोपेन ने विश्व के जलवायु को 5 भागों में बांटा। तथा उसे अंग्रेजी के बड़े लेटर से प्रस्तुत किया, बड़े अक्षरों से प्रस्तुत किए। तो बड़े अक्षरों से प्रस्तुत किए। तो आइए जान लेते हैं
इन्होंने सबसे पहला बताया था उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश। ये वनस्पति के आधार पे था, इसका नाम दिए मेगाथर्मल और इसके लिए संकेत यूज किए ए। दूसरा है हमारा मरुस्थलीय वन प्रदेश। इसका नाम है जीरोफाइट। इसको संकेत भी दिया उन्होंने। उसके बाद से है हमारा समशीतोष्ण वन प्रदेश। इसको नाम इन्होंने दिया मीजोथर्मल। जिसका संकेत सी दिया। उसके बाद से हमारा है शंकुधारी वन प्रदेश। इसका संकेत नाम इन्होंने दिया मेगा के बाद है हमारा माइक्रोथर्मल, जिसके लिए संकेत का यूज किया डी। और उसके बाद से टुंड्रा प्रदेश के लिए इन्होंने यूज किया हेकिस्टोथर्मल। जिसके लिए संकेत यूज किया ई। तो यही संकेत इन्होंने यूज किया। और उसके बाद से ये हमारा संकेत है अंग्रेजी के बड़े अक्षर। और ये नाम दिए, ये वनस्पति के आधार पर नाम है। और उसके बाद इन्होंने तापमान के आधार पर सबसे पहले बांटा था। इन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु में ठंडे महीनों में तापमान कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उसके बाद से बी वाले में इन्होंने बताया था कि वर्षा कम होती है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसीलिए क्षेत्र मरुस्थलीय हो जाता है, वाष्पीकरण ज्यादा। और डी वाले में इन्होंने बताया कि तापमान जो होता है -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डी वाले क्षेत्र के लिए इन्होंने बताया कि तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और टुंड्रा प्रदेश में इन्होंने बताया कि वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। ठीक, इन्होंने तापमान के आधार पर बता दिया था कि किस समय मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल में बांट के बताया। और तापमान बताया कि किस क्षेत्र में कब तापमान कितना रह सकता है। ठीक ना। उसके बाद से ये 1918 का मैप था, उनका जलवायु वर्गीकरण था जो सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद से उन्होंने तापमान एवं वर्षा के आधार पे
पुनः 1936 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया। तो संशोधित रूप क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं तब उसको देखते हैं। उन्नीस 1936 में संशोधित रूप इन्होंने लाया। 1936 में संशोधित रूप प्रस्तुत किए। इन्होंने जो संशोधित रूप लाया वो तापमान एवं वर्षा पर आधारित था। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे देख सकते हैं कि टोपेन ने विश्व को 5 जलवायु भागों में बांटा। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें संशोधित रूप में एक्स्ट्रा क्या है उसको हम देख लेते हैं। 5 भागों में बांटा है, ठीक ना। तो सबसे पहला हमारा है इस जलवायु को हम जब बांटेंगे 5 क्षेत्र में, ये नाम था ए, बी, सी, डी और ई। इसका नाम इन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरे का नाम इन्होंने बताया शुष्क जलवायु, और तीसरे का नाम बताया इन्होंने उपोष्ण जलवायु, और चौथे का नाम बताया शीतोष्ण जलवायु, और इसका नाम बताया ई का इन्होंने शीत जलवायु, शीत जलवायु। तो इस तरह इन्होंने 5 भागों में बांटा। और उसके बाद से अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का भी यूज किया। अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर का यूज भी किया। अब देखिए ये छोटे अक्षर कौन कौन से थे। पहला था यफ। यफ का मतलब पूरे वर्ष भर वर्षा, फुल रेनी डे, पूरे वर्ष भर वर्षा के लिए संकेत यूज किया यफ। उसके बाद से ये संकेत यस यूज किए। स्मॉल यस का मतलब ग्रीष्म ऋतु शुष्क, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क, और तथा शीत ऋतु में वर्षा, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगा और शीत ऋतु में वर्षा होगी, ठीक। और डब्लू का यूज किया स्मॉल डब्लू, यानी शीत ऋतु शुष्क होगा, और तथा ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी। ग्रीष्म ऋतु में बारिश या वर्षा, ठीक। यह उसके बाद से इन्होंने एक शब्द यम यूज किया स्मॉल यम। यम का मतलब कि मानसूनी जलवायु से संबंधित है, जो भारत में पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। इस तरह इन्होंने एफ एस डब्ल्यू एम लेटर का भी यूज किया। और उसके बाद से इन्होंने कुछ शब्द दिए अलग से, जैसे डब्ल्यू का मतलब इन्होंने दिया डेजर्ट, यानी मरुस्थल। के का मतलब कूल,
यानी ठंडा, और यस का मतलब दिया स्टेपी, और यच का मतलब हाट, हाट का मतलब गर्म या उष्ण। इस तरह इन्होंने ये संकेत हमको बताए। जब संशोधित रूप प्रस्तुत किए तो डब्ल्यू एस टी एच, और अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का भी इस्तेमाल किया, के एफ एम एस डब्ल्यू यूज करके। उसके बाद से उन्होंने अपना संशोधित रूप प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं इसके बाद का हम नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद से इन्होंने जो 5 भागों में बांटा था, 5 भाग थे, कौन कौन से? ए 5 भाग थे, ए बी सी डी, और उसके बाद से ई। इन्होंने 5 भाग में बांटा था। इन्होंने बताया कि ए के 4 पार्ट होते हैं, ए के 4 पार्ट होते हैं, ए एफ, ए एस, सॉरी, ए डब्ल्यू, ए एम और ए एस। ए एस जो प्रकार की जलवायु जो होती है, भारत के संदर्भ में पाई जाती है, भारत के संदर्भ में। अच्छा, उसके बाद से बी का इन्होंने बताया कि बी जो 2 भागों में बांटी रहती है जलवायु। उन्होंने बताया बी के 4 भाग बताए थे, बी डब्ल्यू एच, और दूसरा है बी डब्ल्यू एच स्मॉल डब्ल्यू, फिर तीसरा है बी एस के, और चौथा है बी एस एच। इन्होंने 4 भाग में बांट के बताया बी को। और सी को बांटा है इन्होंने, सी को बांटा है, सी के 3 रूप होते हैं, सी एफ, सी एस और सी डब्ल्यू। और डी के बताया इन्होंने, डी डब्ल्यू होता है और डी एफ होता है। और ई के बारे में इन्होंने बताया कि ई के 2 रूप होते हैं, ई टी होता है और ई एफ होता है, ई टी और ई एफ होता है। तो इस तरह इन्होंने 5 भागों को समराइज करके एक रूप में बताया कि ये भाग तो दर्शाने के लिए जो संकेत है वो 4 हैं, बी के भी 4 हैं, सी के भी 3 हैं, डी के 2 हैं और ई के 2 हैं। तो आइए इसके मैप द्वारा समझ लेते हैं इस संकेत का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले एक हम देखिए, उन्होंने विश्व के जलवायु को समझने के लिए जो बताया, जो जो प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उसी के आधार पर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसे 5 भागों में बांटा जाएगा। ये 0 से 10 डिग्री, 0 डिग्री,
ये 0 से 10 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और उसके बाद से ये 90 डिग्री। उसके बाद से हम तो इसको हम महाद्वीप कहेंगे। ये महाद्वीप है, और ये हमारा महासागर है। और इधर भी हमारा क्या है, महासागर है, महासागर। तो महासागर हो गया दोनों तरफ, और बीच में हमारा महाद्वीप है। इसी के अंतर्गत हम जलवायु को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा होता है, ये विषुवत रेखीय जलवायु होती है, विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु, यहाँ तापमान सर्वाधिक होता है, और पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो पूरे वर्ष भर वर्षा के लिए संकेत उन्होंने यूज किया था यफ, कैपिटल यफ। ये हमारा क्षेत्र है मानसूनी जलवायु का, मानसूनी जलवायु। ये हमारा क्षेत्र है सवाना या सूडाना तुल, सवाना या सूडान तुल। सवाना या सूडान तुल, ये मरुस्थली जलवायु। और ये हमारा हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। और उसके बाद से भूमध्य सागरीय जलवायु, उसके बाद से हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेपी जलवायु। और यहाँ पे हमारा चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पश्चिमी यूरोप या ब्रिटिश तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोप या ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ये हमारा साइबेरियन जलवायु हो जाएगा। और ये हमारा लॉरेंसियन जलवायु। लॉरेंसियन जलवायु। अब देखिए, इसको हमको समझना है। नोट में एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान तथा वर्षा की मात्रा घटती है। तापमान तथा वर्षा की मात्रा घटती है। अर्थात जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में जाएंगे, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो वर्षा की मात्रा माइनस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तापमान भी क्या होगा हमारा, कम होता जाएगा। तापमान भी कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आगे देखेंगे। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में, पूर्वा पवन का
पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। यहाँ पूरे वर्ष भर पूर्वा पवन चलती है। पूरे वर्ष भर पूर्वा पवन चलती है। और यहाँ पूर्वा पवन ग्रीष्म ऋतु में बहुत शक्तिशाली होती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जब पूर्वा पवन चलती है, इधर से हमारा ये पूर्वी मानसून है, पूर्वा पवन चलती है, ये पूरे क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर बारिश होती है। और यहाँ से जब चलती है तो ये भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पानी बरसते बरसते पानी समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है। इसे बी से इंडिकेट करते हैं या डब्ल्यू से भी कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे गर्मियों में वर्षा होती है या शीत ऋतु में शुष्क रहता है। यहाँ पे मानसूनी जलवायु है, मानसूनी के द्वारा बारिश होती है। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 0 से 30 तक। और उसके बाद से चीन तुल्य है। तो चीन तुल्य में हमारा होता है कि ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी, तो यानी ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, CW हो जाएगा। यानी शीत ऋतु में क्या हो जाएगा, हमारा शुष्क रहेगा। यहाँ भी W रहेगा और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पछुआ पवन पछुआ पवन का प्रभाव वर्ष भर रहता है, वर्ष भर बना रहता है। ठीक, पछुआ पवन शक्तिशाली होती है। पछुआ पवन शक्तिशाली होती है। पछुआ पवन शक्तिशाली होती है। उसके बाद से इस कंडीशन में शीत ऋतु में पछुआ पवन चलती है। शीत ऋतु में पछुआ पवन चलती है। शीत ऋतु में पछुआ पवन चलती है, यानी जब देखिए इधर से ये बारिश आएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी ये, और जब इधर से पछुआ पवन चलेगी ये बारिश ऐसे जाएगा ऐसे जाएगी, बारिश यहाँ भी समाप्त हो जाएगी और यहाँ से भी पछुआ पवन ऐसे बहेगी। तो हमारा ये क्षेत्र हो जाएगा CF, यानी पूरे वर्ष पर बारिश होगी। और ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र है। समशीतोष्ण में C, तो यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा किसमें, शीत ऋतु में वर्षा हो रही है तो CW, तो गर्मियों में शुष्क रहता है यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे जब आएंगे तो हमारा धीरे धीरे यहाँ पे
सवाना तुल्य हो, स्टेपी तुल्य हो और उसके बाद साइबेरियन, यहाँ सभी जगह पर ग्रीष्म ऋतु में ही बारिश होती है। जहाँ और शीत ऋतु में शुष्क रहता है मौसम। तो इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देंगे। और यहाँ यहाँ भी पूरा बारिश होती है वर्ष भर, लेकिन थोड़ा सा कम बारिश होने के कारण से हम डी क्षेत्र से प्रदर्शित कर देंगे डी एफ, और यहाँ पे डी डब्ल्यू कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये पूरा ए का क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे ए डब्ल्यू हो जाएगा और ए एम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो ये डब्ल्यू क्षेत्र है ये सही है, लेकिन इससे हम दो पार्ट में भी बांट के हम जानते हैं। ऊपर का क्षेत्र होता है बी एस के, यानी शीत स्टेपी जलवायु, और नीचे हमारा हो जाता है बी एस एच, यानी उष्ण स्टेपी जलवायु। तो इस तरह ये मैप पूरे विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत जो जलवायु है उसको समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर वर्षा तथा मात्रा तापमान की मात्रा दोनों ही कम होती जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन चलती है इधर से 0 से लेकर 45 डिग्री तक, तो चीन जलवायु, मानसूनी जलवायु, उसके बाद से यहाँ विषुवतरेखी जलवायु में पूरे वर्ष में वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु में भी वर्षा होती है मानसून के आने की वजह से, और चीन तुल्य जलवायु में गर्मी में वर्षा होती है, जाड़े के मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। और जैसे जैसे पानी जाता है इधर आगे बढ़ता है तो पानी की मात्रा कम होता जाता है, इधर क्षेत्र मरुस्थल बढ़ जाता है, जिसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, जाड़े में नहीं होती। जब ये भी आता है तो इधर ही वही कंडीशन होता है, ग्रीष्म ऋतु में भी बारिश होती है और शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है। और जो पछुआ पवन चलती है इधर से, तो ये शीत ऋतु में बारिश करा देती है इस क्षेत्र को, लेकिन गर्मियों में पानी इधर से नहीं मिल पाता, लेकिन इधर से शीत ऋतु में पानी मिल जाता है इस क्षेत्र को। उसके बाद से पानी जाता है यहाँ तक, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद से पछुआ पवन भी ब्रिटिश तुल्य जलवायु में पूरे वर्ष भर बारिश करता है। साइबेरियन में आ जाते पानी और लारेंसियन में पूरा कम हो जाता है, लेकिन पानी रहता है लेकिन बहुत कम रह जाता है, इसलिए उसको डीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह ये विश्व के जलवायु को समझने के लिए एक सारणी प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए भारत के, अब थोड़ी सी बात आ जाती है भारत के, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो टोपेन ने भारत के जलवायु को को 9 भागों में बांटे हैं 9 भागों में बांटे हैं। अच्छा, अब देखिए 9 भागों में बांटे हैं, अर्थात पहला हमारा क्या है ASW, दूसरा है AS, तीसरा है AW, चौथा है BSH और BSK, पांचवा है BWH और B कैपिटल W H स्मॉल W क्षेत्र में। उसके बाद से तीसरा है हमारा CS में, भारत की जलवायु को CS के अंतर्गत CWG, उसके बाद से DFE और उसके बाद से ET और EF। ये कितने क्षेत्र हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8
इस तरह ये 9 क्षेत्रों में टोपेन महोदय ने भारत के जलवायु को बांटा है। तो इसका अध्ययन हम जब भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम इसका चर्चा अच्छी तरह से करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करेंगे। तो आज क्लास को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।